पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान में बीजेपी की ललकार के बाद अब लेफ्ट और कांग्रेस ने हुंकार भरी। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ने संयुक्त रैली की और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। जमीन पर हजारों हजार के हुजूम के साथ कांग्रेस गठबंधन ने अपनी पैठ बैठानी शुरू कर दी है। सियासी जमीन पर दिग्गजों का मेला सजने लगा है। दावों का बाजार खुल गया है और जनता बाहें फैलाए अपने अगले सरदार का इंतजार कर रही है। बंगाल की ऐतिहासिक जमीन पर पहले टीएमसी, फिर बीजेपी और अब कांग्रेस गठबंधन ने हुंकार भरी है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर कांग्रेस ब्रिगेड ने मौजूदा सरकार पर कुछ ऐसा हमला किया कि खुशी से उठे हाथों से सारा का सारा माहौल झूम उठा। कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी से लेकर टीएमसी तक किसी को नहीं छोड़ा। ওরা চাইছে যে বাংলায় টিএমসি আর বিজেপি ছাড়া আর কিছু না থাক। ওরা চাইছে মনে প্রাণে, কায়েমি স্বার্থ মনে প্রাণে চাইছে যে বাংলায় টিএমসি আর বিজেপির মাঝখানে আর কেউ না আসুক। কিন্তু আমরা বলছি আগামী দিনে টিএমসি থাকবে না, বিজেপি থাকবে না, সংযুক্ত মোর্চা শুধু থাকবে। सत्ता की गद्दी पर अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने इस बार लेफ्ट को अपना साथी चुना है। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ ने टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने की घोषणा की है। गठबंधन ने फैसला कर लिया कि इस बार बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ एकजुट होकर मुकाबला करेंगी। टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगी। আমাদের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষ, ছাত্র, যুব, মহিলা, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, তফসিলি, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষ, এই সব মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। তারা কোন জাতের কোন ধর্মের সেটা ব্যাপার না। তারা আক্রান্ত, তারা নিপীড়িত, তারা শোষিত, তারা লাঞ্ছিত, তারা বঞ্চিত। সবার পরে ফেরত যাবেন, সাবধানে ফেরত যাবেন, ক্ষয়ক্ষতি যাতে না হয় দেখবেন। এই কথা বলে আপনাদের আগামী নির্বাচনী কাজে নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করার লক্ষ্যে পথ চলবেন প্রত্যাশায় আরেকবার অভিনন্দন জানিয়ে আমার এই সংক্ষিপ্ত কথা এখানেই শেষ করছি। बंगाल के सियासत में फुरफुरा शरीफ का प्रभाव हमेशा से सबसे अहम रहा है। टीएमसी को फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का साथ हमेशा मिला है, लेकिन इस बार चुनावी चाल बदल गई है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के टीएमसी से खफा होने के बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई और राजनीति में नई एंट्री ली। पीरजादा ने आरोप लगाए हैं कि ममता सरकार ने मुसलमानों को हमेशा से वोट बैंक समझा, इस बार उनका साथ नहीं देंगे। अब्बास ने ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम तक करार दिया है। আইএসএফের পক্ষ থেকে আজকের এই ব্রিগেডে জনসমুদ্রে আসা প্রত্যেকটা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অসহায়, ক্ষুধার্ত মানুষকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। कांग्रेस के लेफ्ट के साथ आने और फुरफुरा के पीरजादा के राजनीति में दखल से किसको फायदा होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भाईजान ने टीएमसी से अलग होने पर ममता सरकार को भारी नुकसान पहुंचने वाला है। रेहान अहमद, इंडिया न्यूज। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं। शिवराज सिंह ने सबसे पहले कोलकाता में काली घाट मंदिर में पूजा अर्चना की और देवी मां से आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भी पूजा की। कोलकाता पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर में टीएमसी ने किसानों और गरीबों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं लेने दिया। राज्य में हिंसा और भ्रष्टाचार है। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी पर वो जमकर बरसे। और अपने इस अभियान के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से निशाना साधा है और क्या कह रहे हैं वो बंगाल चुनाव को लेकर, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सब्यसाची। सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल, बीजेपी का बंगाल में मोटो है परिवर्तन। सर, क्या आपको सर ग्राउंड में परिवर्तन दिखाई दे रहा है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में? सर बिल्कुल परिवर्तन की लहर चल रही है। आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव में भी 40% से ज्यादा वोट हमें मिले थे, कल्पना नहीं करता था। लेकिन अब जनता की आंखों में जो प्यार देख रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विश्वास देख रहा हूं मोदी जी के लिए, और ममता दीदी ने बदहाल कर दिया बंगाल को। कटमनी, तोलाबाजी, कमीशन खोरी, भुआ,
भतीजा, इनने मिलकर जनता को तबाह कर दिया। टीएमसी वाले जनता का राशन तक खा गए, गरीबों का। तूफान पीड़ितों की राशि खा गए और हिंसा की आग में धकेल दिया है। केंद्र की किसी योजना का लाभ नहीं लेने दे रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं देने दी ममता दीदी ने। अब ऐसी ममता दीदी को अब कोई पसंद नहीं करता। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही है कि जो चुनाव होने वाले पश्चिम बंगाल में वो 8 फेजेस में क्यों हो रहा है। वो आरोप लगा रही है कि ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के फेवर में काम कर रही है। हार के बहाने बना रही है, डरी हुई है, बौखलाई हुई है, परेशान है, गढ़ ढहता हुआ नजर आ रहा है। पोल खुल गई है। 2 मई दीदी गई, भाजपा आई। सर, आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी यहाँ पे माना जाता है वायलेंस हो रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हमने देखा 2 दिन पहले सर जो जेपी नड्डा ने जो लॉन्च किया था लोक्खो सोनार बांग्ला, उन गाड़ियों के ऊपर भी हमला किया गया टीएमसी के कैडर्स के द्वारा। टीएमसी का नाम है तोड़ो, मारो, काटो। हिंसा उनकी पहचान बन गई है। लेकिन अब वो कितनी भी हिंसा कर ले, जनता डरने वाली नहीं है। ना भाजपा का कार्यकर्ता डरने वाला है और टीएमसी का कोई गुंडा चुनाव के दिन नजर नहीं आएगा। कानून अपना काम करेगा। लोग निर्भय होकर वोट डालेंगे और टीएमसी को सबक सिखाएंगे और हिंसा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज से बात की। कैमरा पर्सन दीप्तो के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, कोलकाता। साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता उर्वशी खूना ने। बात करें ये पूरे वेस्ट बंगाल इलेक्शंस को लेकर, ममता बनर्जी की ओर से ये कहा जा रहा है जैसे कि वो इनसाइडर और आउटसाइडर्स की बात कर रही हैं। वो बताती हैं कि ये वेस्ट बंगाल की बेटी है और वेस्ट बंगाल की बेटी को ही चुने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका भी फैसला अमित जी ने बताया कि वही व्यक्ति बनेगा जो बंगाल की माटी में पैदा हुआ है, जिसने बंगाल में ही पढ़ाई लिखाई की है, जिसने बंगाल में ही राजनीति की है, समाज नीति की है, जो ठेठ पूरा कोरा बंगाली है, ऐसा ही व्यक्ति बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो कोई इम्पोर्टेड व्यक्ति को बनाने नहीं वाली, न किसी को बांग्लादेश से लाकर बनाने वाली है या न किसी को बंगाल के बाहर से लाकर बनाने वाली है। तो बंगाल का बेटा या बंगाल की बेटी जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा वो बंगाली ही होगा, बंगाल का ही होगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे इस बार जब बीजेपी आगे जा रही है वेस्ट बंगाल को लेकर? क्या सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर? देखिए, बंगाल में सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ लोकतंत्र की रोज हत्या होती है। वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वो वहाँ पर एक प्रकार से तानाशाही चल रही है और इस तानाशाही के कारण बंगाल की हालत ये है कि बंगाल लगातार पिछड़ गया है। आप देखिए, एक समय देश की अर्थव्यवस्था में बंगाल का एक अपना वजूद था और देश का इंडस्ट्रियल हब ये बंगाल हुआ करता था। पहले कम्युनिस्टों ने और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने, ममता दीदी ने जिस प्रकार से बंगाल को संचालित किया है, आज बंगाल अपनी जगह ढूंढ रहा है। आज बंगाल कोई विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता। आज बंगाल में कई इंडस्ट्री हमको नजर नहीं आती। आज ट्रेड एंड कॉमर्स में बंगाल पीछे, और इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने के बावजूद जो बंगाल की अवस्था है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो तोलाबाजी होती है, रंगदारी टैक्स जो वसूला जाता है, इसके कारण वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त है। तो ये सारी लॉलेसनेस है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस चुनाव में एक प्रकार से मुद्दा बनेगी। और उसके साथ साथ लोग देख रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य जो बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था, लेकिन किस प्रकार से एनडीए के शासन में बिहार ने तरक्की की है, और विशेष रूप से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सारे राज्यों में जिस प्रकार का परिवर्तन लोगों ने देखा है, अब बंगाल के लोगों को लगता है कि हमको भी उसी प्रकार से हमारे राज्य में परिवर्तन चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या होगी सर? क्या है, क्योंकि आपने बिहार इलेक्शंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, अब वेस्ट बंगाल में भी जो है आपका इंपॉर्टेंट रोल है, तो किस तरह से? देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं।
और लोगों को केवल इतना विश्वास दिलाना है कि चुनावी हिंसा के भरोसे और बूथ लूट कर अब कोई चुनाव नहीं जीत सकता। आपके वोट की अहमियत है और आप अपना वोट शांति के साथ दीजिए। आप अपना वोट जो है वो पूरे बिना घबराए हुए दीजिए और परिवर्तन होगा। आपका एक वोट परिवर्तन करने वाला है और इस बंगाल में जो सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, वो सरकार बंगाल को फिर एक बार सोनार बांग्ला बनाएगी। ये विश्वास लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो अटैक कर रही है इलेक्शन कमीशन के डेट्स को लेकर, 8 फेजेस में जो अनाउंस किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या एक रिस्पॉन्स होगा? ममता बनर्जी को क्या मैसेज दें? ये ममता दीदी तो हर चीज का विरोध ही करती है। अब पिछले बार 7 फेज में हुआ था, अब 8 फेज में हो रहा है, तो कौन सा इसमें पहाड़ टूट पड़ा? लेकिन लोगों के मन में कंफ्यूजन तैयार करना, संशय तैयार करना, ये ममता दीदी की स्ट्रेटेजी है। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, इस प्रकार का कार्ड खेलना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये प्रयास वो करे। ऐसी चीजें व्यक्ति तभी करता है जब कॉन्फिडेंस लूज होता है, जब हारने का डर होता है, तब ऐसी चीजें होती है। लास्ट सर कितनी गारंटी है, क्या नंबर्स आप आपके अंदाज से हैं? आपने ग्राउंड रिपोर्ट मतलब जाके देखा है, क्या एक ये है और मैसेज क्या है जनता की? देखिए, मैं तो बहुत सीमित दायरे में घूमा हूँ, लेकिन मुझे भी वहाँ ह्यूज रिस्पांस दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे जो गृह मंत्री जी है आदरणीय अमित भाई शाह, एक प्रकार से पोल पंडित है और उनके जो आकलन होते हैं वो प्रायः कभी गलत नहीं होते। और उन्होंने ये कहा है कि लहर है, 200 के ऊपर भी चले जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मैं आंकड़ों पर नहीं बोलूंगा, लेकिन सरकार बनेगी। थैंक यू सो मच फडणवीस सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक स्ट्रांग लहर है वेस्ट बंगाल में और इस बार सरकार जो परिवर्तन जरूर होगा वेस्ट बंगाल में। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ नरवशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। उधर कांग्रेस ने दक्षिण के राज्यों पर पूरा जोर लगाया हुआ है। कमान खुद राहुल गांधी के हाथ में है, जो 3 दिन के चुनावी दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे हैं और नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी का कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिरने का दर्द भी सामने आया। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी चीन से डरे हुए हैं और इसीलिए चीन ने भारत से सौदेबाजी शुरू कर दी। दौरे के पहले दिन राहुल गांव वालों से मिले। इसके अलावा एक कॉलेज के कार्यक्रम में भी राहुल शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रोफेसरों से मुलाकात की। राहुल की इस यात्रा में एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। रास्ते से गुजरते हुए राहुल का काफिला थोड़ी देर के लिए एक जगह रुका और वहां राहुल ने गाड़ी से उतरकर नारियल पानी पिया। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वो आम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे घुल मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उनकी नारियल पानी पीते हुए एक तस्वीर सामने आई। Or I see one of my sisters or my mother smiling, and automatically I feel happy inside. If Tamil Nadu smiles, then it makes me smile. If Tamil Nadu smiles, then it makes me feel happy and makes me smile. Tamil Nadu. वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी दौरे पर पहुंचे। हरहुआ के गोकुल धाम में बीजेपी ने मिशन 2022 के लिए अभी से महामंथन शुरू कर दिया है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस मंथन में शामिल हुई। जी हर प्रांत की बैठक कर रहे हैं। अवध के बाद अब काशी की है। विषय जो है वो विषय भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक संगठनात्मक जो 365 दिन जो तैयारी रहती है उसी दिशा में ये बैठक हो रही है। और ये चुनावी वर्ष भी है तो उसके लिए और भी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा और उस दिशा में फिर हम लोग और एक कार्य करेंगे, संगठनात्मक भी करेंगे और मंत्री के रूप में हम लोग भी संगठन से जुड़े हैं, हम लोग भी वो काम करेंगे। हमारे जो काशी क्षेत्र है संगठन की दृष्टि से जो हमारे 6 क्षेत्र में पूरे प्रदेश को विभाजित किया गया है, उसमें काशी क्षेत्र का वो कार्यालय है और वहीं पर बनारस जिले का भी कार्यालय आज वो स्थापित हुआ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से उद्घाटित आज होने जा रहा है। हम बनारस के लोगों का ये सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से हमारे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और निश्चित तौर पर
ये कार्यालय हम सभी कार्यकर्ताओं का प्रेरणा का पुंज बनेगा और वहां बैठकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसके परचम को किस तरह से हम और मजबूती प्रदान करेंगे आने वाले समय में, वो हमारा केंद्र बिंदु तो रहेगा। रेलवे ने लोकल ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। छोटी दूरी के सफर में यात्रियों की जेब पर 2 से 3 गुना ज्यादा असर अब पड़ने वाला है। कम दूरी की यात्रा वाली ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस के तौर पर चलाया जा रहा है। रेलवे का तर्क है कि जो अवॉइड करने वाली यात्रा है उसे लोग अवॉइड करें, इसीलिए किराया बढ़ाया गया। कम दूरी की पैसेंजर ट्रेन यानी लोकल ट्रेन जो दिल्ली और एनसीआर में कुछ दिन पहले ही शुरू की गई थी, उसमें अब बताया जा रहा है कि 3 गुना तक उसके प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, टिकट प्राइसेस को। उसके पीछे रेलवेज का कहना यही है कि प्राइसेस इसलिए इंक्रीज की गई हैं ताकि जितने भी लोग जो इन लोकल ट्रेन से ट्रैवल करेंगे वो सिर्फ वही लोग हों जिनको एकदम ज़रूरतमंद हो ट्रैवल करना लोकल ट्रेन में। बाकी लोग जितने भी हैं जो अननेसेसरी ट्रैवल करना चाहते हों उनको ट्रैवल करने से रोकने के लिए ये रेलवेज की तरफ से कदम उठाया गया है। रेलवेज का कहना ये कि जब प्राइस इंक्रीज होंगी तो जो लोग एकदम ज़रूरी जिनको ट्रैवल करना है वही करेंगे। उससे क्या है कि रेलवेज को अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि कोविड यानी कोरोना वायरस के जो संक्रमण है वो लोगों को ज़्यादा ना फैले और जितने भी लोग हैं वो जितनी दूरी और जितने कम अपना घरों से निकलेंगे उतना ही ज़्यादा इस बात पे फायदा होगा कि कोरोना की जो महामारी दोबारा देश में फैल रही है उसमें एक तरीके से रोक लगाया जा सके। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। कोरोना काल के दौरान लमसम सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी, जो कि कोरोना काल अब धीरे धीरे कम हो रहा है और जो कोरोना जो महामारी है उस पर भी कहीं ना कहीं अब रोकथाम लग चुकी है। और उसके बाद जब ट्रेनें चालू हो रही हैं ऐसे में जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका किराया 2 से 3 गुना बढ़ा दिया गया है। हम लोग इस वक्त कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर हैं और एक पैसेंजर ट्रेन में यहाँ पर यात्रियों से बात करेंगे कि आखिर जो ये किराया बढ़ाया गया है 2 से 3 गुना, कितना उनके आम जीवन पे कितना इसका प्रभाव पड़ेगा और उनके सफर करने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अमूमन आप देख सकते हैं कि ट्रेन है पूरी तरह से खाली नजर आ रही है, इक्का दुक्का ही जो मुसाफिर हैं वो सफर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, आइए बात करते हैं कि जो ये टिकट के दाम अचानक बढ़ाए गए हैं क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं और कितना उनके रोजमर्रा के जीवन में कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है। ये बताइए, सरकार ने जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनका किराया बढ़ा दिया है 2 से 3 गुना, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा आप लोग के जीवन? नहीं, इस पर फर्क विशेष रूप से पड़ा यात्रियों पर। यात्रा करने पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। लोग यात्रा कम कर रहे हैं, बिना जरूरत के यात्रा नहीं कर रहे हैं। जहाँ 75 रुपये लगने चाहिए तो वहाँ 110 रुपये किराया लग रहा है। सुविधाएं वही मिल रही हैं बल्कि उससे कम ही मिल रही है। लोअर क्लास की बात की जाए तो वो अक्सर पैसेंजर इसलिए सफ़र करता था कि उसके कहीं ना कहीं जो पैसा है वो कम लगे और जो बजट है उसके बजट में सफ़र हो जाए। तो अब उन जो लोअर क्लास के लोग थे उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी? भाई, लोअर क्लास की दिक्कतें आएगी, जहाँ रोज ट्रेवल लोग कर रहे हैं तो वहाँ कम से कम यात्रा करने का प्रयास करेंगे और सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। बहुत सी दिक्कतें आएंगी अब और बहुत सारी दिक्कत हो भी रही है, लेकिन फिर भी अब जो है क्या है, मजबूरी है आना जाना। यही हम लोग भी सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ती महंगाई में बहुत दिक्कत आ रही है। कहीं सफ़र करेंगे? ट्रेन का ही सफ़र करेंगे या कोई और उपाय करेंगे? बस से सफ़र करेंगे? नहीं, आगे बस से करना पड़ेगा जहाँ तक उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का एक दर्द है कि जो ट्रेन का टिकट बढ़ाया गया, क्योंकि पैसेंजर की बात की जाए तो पैसेंजर ट्रेनों में अक्सर लोअर क्लास के लोग ही सफ़र करते थे, क्योंकि उनका एक बजट की प्रॉब्लम होती थी और उनका जो पॉकेट मनी थी उसके अंडर में सफ़र हो जाता था। लेकिन अब जो ट्रेन का अचानक ये किराया बढ़ गया है वो एक स्लीप जो भी नॉर्मल पैसेंजर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो जेब पे वो अतिरिक्त भार हो गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कितना प्रभाव पड़ता है आम आदमी के जीवन पे इस रेलवे के द्वारा बढ़ाए गए टिकट से। पहले 35 रुपये किराया लगता था और अब 60 रुपये किराया हो गया, डबल किराया कर दिया है। तो लोकल बंदा है जो डेली पैसेंजर करने वाला बंदा है और जो गरीब बंदा है वो उसको कैसे अफोर्ड कर सकता है। अब ये देखिए, पहले 35 रुपये में जा सकता था और डेली काम करने वाला बंदा वो 35 रुपये बड़ी मुश्किल से गुजारा करता होगा उसमें, और 60 रुपये उसको जो इकट्ठा करने में कितना पैसा टाइम लगेगा। जहाँ 35 रुपये किराया था आज की डेट में 70 रुपये किराया कर दिया और गाड़ियों का भी कम समय रख दिया गया है, इसलिए पैसेंजर को बहुत दिक्कत होती है पब्लिक को। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि पब्लिक को कोई भी दिक्कत न जाए। जहाँ 10 रुपये था वो 30 रुपये कर दिया और जहाँ 20 था वो 60 रुपये कर दिया था। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लूट-खसुट है पूरी, कोरोना के नाम पे कह लो या कुछ भी कह लो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए जो भी किराया बढ़ा हुआ है। ट्रेन तो वही है, पैसेंजर इस पे पहले भी जाते थे, तो अब इसको क्या हो गया, इसका नाम बदलने से थोड़ी इतना बढ़ जाएगा।
हाल ही में राज्यसभा से अपना कार्यकाल खत्म करने वाले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। जम्मू में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि पीएम आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के आखिरी दिन आजाद को विदाई देते हुए पीएम मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो बहुत बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता ना चाहे। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 1.25 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर। लेकिन जब मैं अपने गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े अपने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है, उसकी अलग ही खुशबू। और इसी के साथ आंख कान खोल के में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।